इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे रिसर्च प्रोसेस एंड देयर इम्पोर्टेंस ऑफ ईच स्टेप इन ब्रीफ। यानी कि रिसर्च हम जब करते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या होती है। फर्स्ट स्टेप हम क्या करें, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम यानी कि अनुसंधान विषय का चयन करना। कोई भी रिसर्च हम करेंगे तो पहले अनुसंधान जो विषय है उसका चयन करेंगे। डिफाइन प्रॉब्लम एंड स्टेटमेंट यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्या एवं कथन को परिभाषित करेंगे। रिव्यू लिटरेचर, साहित्य का पुनर्वलोकन करेंगे यानी कि जो लिटरेचर होता है पूर्व साहित्यों का पूर्व अवलोकन करेंगे, देखेंगे। जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना विकसित करेंगे। मटेरियल एंड मेथड, अनुसंधान के रिलेटेड जो सामग्री एवं विधि है उसको करेंगे। ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट, अब जो रिसर्च हुई अब उसका अवलोकन एवं परिणाम देखेंगे। उसमें दो पार्ट का हुए हैं, रिसर्च डिजाइन अनुसंधान प्रारूप एवं सैंपल डिजाइन अनुसंधान प्रारूप नमूना। साथ ही साथ अब लास्ट में कलेक्शन ऑफ डाटा, जो हमने रिसर्च की आंकड़ों का एकत्रीकरण करना। एनालिसिस ऑफ डाटा, आंकड़ों का विश्लेषण करना यानी कि जो भी रिजल्ट निकल के आए उनका विश्लेषण करेंगे। इथिकल एस्पेक्ट और रिलेटेड टू ह्यूमन एंड एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन, मानव एवं पशु प्रयोग से संबंधित नैतिक पहलू। यानी कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो लास्ट में हम मानव और पशु यानी कि दोनों पर ट्रायल लेंगे। तो उसके साथ मध्य में यानी कि उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे इसमें एक्सपेरिमेंट करने से पहले। तो संबंधित नैतिक पहलू को समझे, जैसे कि वो उसके लिए अच्छा है या बुरा है, तो ये सारी चीजें आप समझेंगे सिस्टमेटिकली ब्रीफ में आगे। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, अनुसंधान विषय का चयन करना। ये दोस्तों यहाँ पे जो हम रिसर्च करेंगे उसके जो विषय हैं उनका चुनेंगे। यह अनुसंधान का सबसे प्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान है, यानी कि ये सबसे इम्पोर्टेंस पॉइंट है। इसका तात्पर्य है कि जिस समस्या या प्रश्न का आप समाधान करना चाहते हैं, जिस विषय का आपके द्वारा अनुसंधान किया जाता है, उस विषय प्रश्न समस्या का चयन करना। रिसर्च प्रॉब्लम का चयन करते समय दो आधारभूत बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। अगर जैसे आप कोई रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसकी आपकी जो समस्या है उसको चुनें। लेकिन 2 बात ध्यान में रखें, आपके द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान से पूर्व के ज्ञान को अर्थात इस प्रॉब्लम के समाधान में कुछ नया जुड़ सके। आपके द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान का प्रथम उद्देश्य जन उपयोगी होना चाहिए। रिसर्च प्रॉब्लम का चयन करते समय निम्न कथनों का को छोड़ना चाहिए। यानी कि जब हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो इस प्रॉब्लम 2 हैं जिसको हमें छोड़ देना चाहिए। पहली प्रॉब्लम है विवादास्पद विषय, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, यानी कि जिसके ऊपर विवाद हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उस ऐसे पॉइंटों पर रिसर्च ना करें। बहुत सूक्ष्म या बहुत बड़ी समस्या को ना लें। टू नैरो या ब्रॉड, यानी कि बड़ी और छोटी समस्याओं को ना लें। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम एंड स्टेटमेंट, जिसका अर्थ है कि हम यहाँ पे रिसर्च की जो समस्या है उनसे डिफाइन करेंगे यानी कि बताएंगे और उसको स्टेटमेंट करेंगे। जिस रिसर्च प्रॉब्लम का अनुसंधानकर्ता द्वारा चयन किया गया है उसका सीधे शब्दों में कथन करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि वह जन सामान्य की समझ में पा सके। यानी कि हमने जो सिलेक्शन किया किसी भी पॉइंट का, उसको वो अच्छे से समझाना जन समुदाय में, इसके लिए उन उसका चयन करके ने के बाद उसे शब्दों में व्याख्यात करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। द्वितीय स्टेप अर्थात रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने में निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी कि जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं, प्रॉब्लम को सिलेक्ट डिफाइन करते हैं, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जिस विषय का अनुसंधानकर्ता द्वारा चयन किया गया है उसको डिफाइन करने के लिए उस विषय से ही संबंधित साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि ये एक अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी विषय का चयन किया गया और के साइंटिफिक जो टर्म यूज होंगे उसको वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए और उसके आधार पर रिसर्च में यानी कि डिफाइन करना चाहिए। जिस विषय का अनुसंधानकर्ता ने चयन किया है उस विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका अनुसंधानकर्ता के मन में नहीं होनी चाहिए।
यानी कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं, तो अनुसंधान जो करता है उसके विषय में उस जो रिसर्च की जा रही है उसके विषय से लेकर कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। रिसर्च प्रॉब्लम का स्टेटमेंट अनुसंधान के संपूर्ण उद्देश्य को न बता सकता हो तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि उद्देश्य की अस्वच्छ स्वरूप रेखा, रफ आइडिया बना सकें। यानी कि आपको वो जो हमने प्रॉब्लम सेलेक्ट की है उसको अच्छे से ना समझा सके तो रफ आइडिया तो दे ही सकें। इतना तो स्टेटमेंट लिखा ही जाना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम या समस्या का। रिसर्च लिटरेचर का मतलब साहित्य का पूर्ण अवलोकन। किसी भी अनुसंधान की प्रारंभ करने से पूर्व अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान के विषय का संबंधित संहिता से गहनता से अध्ययन कर लेना चाहिए। यानी कि चरक सुश्रुत आयुर्वेद में जो भी हैं, उनमें जो रिसर्च हो चुकी है, उसको गहनता से अध्ययन करना चाहिए। ये तथा उस विषय पर अब तक हुए अनुसंधान का भी अध्ययन करना चाहिए और जो भी आप रिसर्च के लिए टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, उसको वो अभी तक क्या-क्या उसमें रिसर्च हो चुकी है, उसके बारे में ही पढ़ लेना चाहिए। जिससे यह पता लग सके कि उस विषय का कार्य हो चुका है एवं क्या कार्य किया जाना शेष है। मैं अनुसंधानकर्ता को समय-समय पर प्रकृ प्रकाशित लिटरेचर रिव्यू होने वाले जर्नल्स, पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल, मैन्युस्क्रिप्शंस को भी अध्ययन करते रहना चाहिए। यानी कि अनुसंधान जो हमने सेलेक्ट किया टॉपिक उसमें प्रेजेंट में भी क्या-क्या रोज़ाना रिसर्च हो रहे हैं या कोई और तो नहीं कर रहा तो और किसी ने क्या रिसर्च किया है, उसके बारे में भी गहनता से अध्ययन कर लेना चाहिए। उसके लिए हमें न्यूज़पेपर, जर्नल्स, रिसर्च आर्टिकल्स ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। जिससे ये पता लगता रहे कि अभी तक किसी टॉपिक पर जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, उस पर कोई रिसर्च हुआ है या आप जो कर रहे हैं वो पहले से किसी ने की है या नहीं की है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर सोचनी चाहिए अनुसंधानकर्ता को यानी कि जो रिसर्चर है, जो रिसर्च करना है कर रहा है और जिसने वो कोई टॉपिक सेलेक्ट किया है। अब हम आगे पढ़ेंगे। जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस परिकल्पना विकसित करना। जी हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम सिलेक्शन एवं उस प्रॉब्लम के लिटरली रिव्यू के पश्चात उस प्रॉब्लम के समाधान सहित अपने रिसर्च के टॉपिक जिसकी सत्यता सिद्ध करनी है उस कथन के रूप में लिखना हाइपोथेसिस कहलाता है। यानी कि हाइपोथेसिस क्या है कि अपने ब्रेन में थिंकिंग को डेवलप करना शुद्ध भाषा में और उस पर काम करना अर्थात एक परिकल्पना एवं अनुसंधान के लिए एक प्रस्तावित विवरण है। एक वैज्ञानिक परिकल्पना के लिए एक वैज्ञानिक विधि की भी आवश्यकता होती है जो इसको सिद्ध कर सके को अनुसंधानकर्ता द्वारा भविष्य में किया जाना है वाला हाइपोथेसिस अध्ययन का आधार माना जाता है। एग्जाम्पल पे आयरन एक लोहा आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा दिया जाने पर ओरल रूट की तुलना में कम प्रभावशाली है। उपरोक्त हाइपोथेसिस परिकल्पना की प्रयोग द्वारा सिद्ध की जाता है। यानी कि आयरन जो लोहा है उसे अगर हम ओरल से यानी कि मुंह के द्वारा खाते हैं तो उससे हमारे हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाता है, लेकिन आईएम अगर देते हैं इंट्रामस्कुलर देते हैं तो वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, उसका अच्छा इतना काम नहीं है। तो ये एक प्रैक्टिकली पहले हमने सोचा और फिर इसको प्रयोग में लाए, तो ये एक परिकल्पना है। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं किसी भी रिसर्च को करने से पहले जनरल हाइपोथेसिस का होना एक जरूरी होता है। यानी कि सोचना, विचारना और समझकर कार्य करना बहुत जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस यानी कि हाइपोथेसिस अनुसंधानकर्ता द्वारा ली गई समस्या का उचित उत्तर एडिक्यूट आंसर होना चाहिए। जो हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक है पहला ये है हाइपोथेसिस तर्की एवं सरल होना चाहिए। परिकल्पना हाइपोथेसिस मस्ट बी वेरिएबल रिसर्च पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के रिजल्ट्स आ सकते हैं। इस इनको इसको दोनों अवस्था में स्वीकार करना चाहिए। यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ सोचते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं और उस रिसर्च पर काम करते हैं तो आपको दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव पहलुओं को तरीके से सोचना चाहिए और उससे निपटने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के जो रिजल्ट आएंगे उनके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अगर मान लो नेगेटिव रिजल्ट आता है किसी रिसर्च का तो उसका क्या इफेक्ट होगा, तो आप उससे भी ही लड़ सकें, उससे भी फाइट कर सकें, उससे भी आप बच सकें, तो आपको ये भी सोचकर ही किसी भी रिसर्च को करना चाहिए।
ये एक हाइपोथेसिस के कंडीशंस के अंदर आता है, तो आप इसको भी आसानी से समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे किसी रिसर्च को करने से पहले उसके एम और उसके ऑब्जेक्ट के बारे में, उद्देश्य एवं साधना। एम्स इच्छित परिणाम से होता है जिसको इनको के अनुसंधानकर्ता प्राप्त करना चाहता है। एक मजबूत या प्रभावशाली अनुसंधान प्रस्ताव वह कहलाता है जिसमें एम उद्देश्य की संख्या 2 या 3 होती है। प्रत्येक एम्स को प्राप्त करने में के ऑब्जेक्टिव्स एक से अधिक हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऑब्जेक्टिव्स के निर्धारित प्रयोग क्रमबद्ध चरण होते हैं जिनके माध्यम से एम की प्राप्ति की किया जाता है, यानी कि एक की प्राप्ति की जा सकती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसी भी रिसर्च को करने से पहले, यानी कि 2-3 तो उससे जब हम किसी काम करते हैं तो उसके 2-3 तो उद्देश्य हों रिसर्च के, इससे 2 रिज़ल्ट आएँ पॉजिटिव, और उसका ऑब्जेक्ट निर्धारित हो कि हमें ये करना है। तो वो रिसर्च सक्सेसफुल हो जाती है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखकर ही रिसर्च करें। अब हम बात करेंगे मटेरियल एंड मेथड के बारे में। अनुसंधान के उद्देश्य प्राप्ति हेतु सामग्री, मतलब क्या-क्या सामग्री इसमें यूज़ होगी। मटेरियल उपरोक्त अनुसंधान में जितने भी रोग शामिल किए जाएँगे, वे जैसे समस्त रिसर्च के मटेरियल कहलाएँगे। ग्रुप ए 200 पेशेंट, ग्रुप बी 20 पेशेंट, बिड़ंगाद लोह, उद्धृत, ये सब मटेरियल है। मेथड कार्य विधि, जिस विधि से अनुसंधान में शामिल रोगियों का एवं उनमें प्रयुक्त औषधियों का अध्ययन किया जाएगा, वह मेथड कहलाता है। अनुसंधान में रोगी का को शामिल करने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे मापदंड, इंड्यूशन, एक्सक्लूशन। तो ये सारे मापदंड हैं जिसके आधार पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम रिसर्च करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि मटेरियल और मेथड का होना किसी भी रिसर्च को करने से पहले। आगे हम स्टडी करेंगे कि रिसर्च में जो प्रोसेस रोगियों के अनुसंधान में शामिल करने वाले कहने हुए सर्वे, इंटरव्यू, ओपीडी, आईपीडी, कैंप इत्यादि का सहारा लिया जाता है। एग्जाम्पल रोल ऑफ रोहित कारिस्ट। एग्जाम्पल इंक्लूड्स क्राइटेरिया बीपीएच अनुसंधान प्रक्रिया में एज ग्रुप 40 वर्ष से अधिक के पुरुष रोगियों को शामिल किया गया। मतलब एक रिसर्च की गई जिसमें हमने 40 से अधिक लोगों वर्ष से लोगों को शामिल किया, जिसमें आईपीएस इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्पटम्स स्कोर 10 से ज़्यादा हो, उनको शामिल किया जाएगा। एग्जाम्पल एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट, पुरुष ग्रंथि का कैंसर हो, डायबिटीज मेलाइटस, एचआईवी। तो इनको शामिल किया और उनके आधार पर रिसर्च हमने आगे बढ़ाई, और हम देखेंगे कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव जो रिजल्ट आते हैं किसी एक उसके मेडिसिन के, जिसके बेसिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, जिस मेडिसिन के क्या प्रभाव हैं, क्या इफ़ेक्ट है। तो उसमें ये सारी डिज़ीज़ को शामिल किया गया जिनको लोगों को ये डिज़ीज़ थी, और अब इस मेडिसिन का प्रभाव हम इन पर देखेंगे।
अब हम स्टडी करेंगे ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट के बारे में, अवलोकन एवं परिणाम। हमने रिसर्च में जो की हमने उसके परिणाम क्या आएँगे और उसका अवलोकन। ऑब्जर्वेशन में स्थूल के अध्ययन में अनुसंधानकर्ता अपने औषधि के परीक्षण से पूर्व एक पश्चात परीक्षण अवश्य पूर्ण हो जाने पर रोगी के वेट, भार, बॉडी फैट परसेंटेज, शरीर में वसा के प्रतिशत एवं कोलेस्ट्रॉल, इन सभी की जांच करके तुलना करता है। उपरोक्त मानकों जैसे वेट, परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट, कोलेस्ट्रॉल आदि का औषधि प्रयोग करने से पूर्व एक एवं बाद में किया गया तुलनात्मक अध्ययन ही ऑब्जर्वेशन कहलाता है। रिजल्ट किसे कहते हैं? ऑब्जर्वेशन जो कि अनुसंधान प्रारंभ किए जाने से रिजल्ट पूर्व एक पश्चात किया गया था, उससे जो डाटा प्राप्त होता है, उनका संक्षिप्त विश्लेषण करने के पश्चात यह पता करना कि किया गया औषधि परीक्षण सकारात्मक था अथवा नकारात्मक, उसे रिजल्ट परिणाम कहते हैं। परिणाम की सिग्निफिकेंस वैल्यू से दर्शाया जाता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुसंधान को उचित प्रकार से संपन्न करने हेतु उपरोक्त अनुसंधान आवश्यक क्रम से किया गया है। यानी कि आवश्यक जो क्रम सिस्टमैटिक है उस तरीके से किया गया है। इन डाइट को पूर्ण करते हुए अत्यंत धैर्य एवं समय की आवश्यकता होती है। यह कोई भी अनुसंधान इस क्रम का अनुसरण न करते हुए जल्दबाजी में किया जाता है तो उसे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की अवसर कम हो जाते हैं। यानी कि जो सिस्टमैटिक तरीका है उससे अगर कोई भी अनुसंधान नहीं होता है तो उसके जो सकारात्मक परिणाम है वो प्राप्त नहीं होते हैं, तो उसका अवलोकन करना और उस जो प्राप्त हुए परिणाम उन्हें देखना ही ज़रूरी है।